जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो क्या हो सकता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर एक लाइट की बीम इंसिडेंट होती है तो लाइट का एक हिस्सा ऑब्जेक्ट द्वारा रिफ्लेक्ट किया जा सकता है, लाइट का एक हिस्सा ट्रांसमिट किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट में से पास होकर दूसरी तरफ से निकल सकता है। क्या आप इन दोनों के एग्जाम्पल सोच सकते हैं? मिरर का सरफेस शाइनी और ओपेक होता है और ज्यादातर लाइट रेज इससे रिफ्लेक्ट होती हैं। दूसरी तरफ ग्लास एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है, ये ज्यादातर लाइट को ट्रांसमिट करता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? इसे हम यहां सरल शब्दों में डिफाइन करते हैं। ये केवल लाइट का बेंड होना है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक ट्रैवल करती है। जी हां, अगर ये इस एंगल पर इंसिडेंट होती है तो ये इसके थ्रू दूसरे एंगल से जाती है। चलिए हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए कि यहां एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि एक ग्लास स्लैब। मान लीजिए एयर से ट्रैवल करने वाली लाइट ग्लास की सरफेस पर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है। ऑब्लिकली से हमारा क्या मतलब है? इसका मतलब स्लांट या तिरछा होता है। इसका मतलब कि इंसिडेंट रे स्पेसिफाइड लाइन के ना ही पैरेलल है और ना ही राइट एंगल पर है। अब ये लाइट दो मीडिया की बाउंड्री पर बेंड होगी। यहां दो मीडिया एयर और ग्लास हैं। लाइट का इन दो मीडिया पर बेंड होने को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर लाइट बेंड हो रही है, ये सीधी नहीं जा रही। इन दो मीडियम्स को क्या कहा जाता है? उस मीडियम से जहां से लाइट इंसिडेंट हो रही है उसे इंसिडेंट मीडियम कहते हैं, और मीडियम जहां रिफ्रैक्शन हो रहा है उसे रिफ्रैक्टिव मीडियम कहते हैं। उसी तरह यहां भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम तक ट्रैवल कर रही है, ग्लास से एयर तक, और यहां भी ये एक एंगल पर इंसिडेंट है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि एयर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट इस बाउंड्री पर बेंड होती है और एयर के माध्यम से ट्रैवल करती है, तो लाइट इन दो पॉइंट्स पर रिफ्रैक्ट होती है। चलिए इस सरफेस पर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं। इस लाइन को नॉर्मल भी कहा जाता है। इस एंगल को क्या कहते हैं? इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं और इसे लेटर आई से डिनोट किया जाता है। यह नॉर्मल के साथ एक इंसिडेंट रे के द्वारा बनाया गया एंगल है और यह नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे के द्वारा बनाया गया एंगल है। इसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कहते हैं। अब शायद आपके पास तरह तरह के क्वेश्चंस होंगे। रिफ्रैक्शन क्यों होता है? लाइट अपनी दिशा एक एंगल पर दूसरे मीडियम से प्रवेश करने पर क्यों बदल लेती है? इंसिडेंट लाइट को अपनी दिशा बदलने के लिए स्लांट क्यों होनी चाहिए? क्या रिफ्रैक्शन तब भी होगा अगर लाइट सरफेस से परपेंडिकुलर प्रवेश करे तो? चलिए इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइट की दिशा में यह बदलाव उसके उस मीडियम में स्पीड के बदलाव के कारण आता है। जब लाइट दूसरे मीडियम में प्रवेश करती है तो उसकी स्पीड में बदलाव आता है। मीडियम के आधार पर स्पीड बढ़ती या घटती है। नोट कीजिए कि जब हम ये कहते हैं कि स्पीड बढ़ती है तो इसका यह मतलब नहीं कि स्पीड इस वैल्यू से ज्यादा होगी जो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है। जब लाइट एक एंगल पर ग्लास में प्रवेश करती है तो वो एयर के मुकाबले में कम स्पीड पर ट्रैवल करती है, और जब वो ग्लास से एयर तक जाती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो स्पीड में इस चेंज के कारण लाइट की दिशा बदल जाती है। लेकिन क्या होगा अगर लाइट ग्लास में उसके सरफेस को परपेंडिकुलर प्रवेश करे? क्या इसकी स्पीड बदलेगी? जी हां, इसकी स्पीड बदलेगी, लेकिन इस बार वो बेंड नहीं होगी। जी हां, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे दोनों सेम दिशा में फैलती हैं। जब हम उस केस की बात करते हैं जिसमें लाइट एक एंगल पर प्रवेश करती है, तब वहां एक और चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन के इस हिस्से को ऑब्जर्व कीजिए। हम ये नोटिस करते हैं कि रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे के मुकाबले नॉर्मल की तरफ ज्यादा है। जब लाइट ग्लास में प्रवेश करती है, एयर द्वारा वो बेंड होती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। और इस रिफ्रैक्शन से हम ये देख सकते हैं कि जब लाइट फिर से एयर में प्रवेश करती है वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब लाइट एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से एक ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो वो नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ऑप्टिकली रेयरर और डेंसर मीडियम से हमारा क्या मतलब है? जब लाइट ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक ट्रैवल करती है उसकी स्पीड घट जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, और जब लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम तक ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो नॉर्मल से दूर बेंड हो जाती है। अब जबकि ये क्लियर है, हम चाहते हैं कि आप दूसरा कॉन्सेप्ट समझें। अब ग्लास स्लैब की बजाय हमारे पास पानी है और मान लीजिए कि लाइट रे सेम ही दिशा में इंसिडेंट है। हम देख सकते हैं कि ये एंगल दोनों केसेस में सेम है। तो क्या इस केस में रिफ्रैक्टेड रे इस दिशा में ट्रैवल करेगी?
दूसरे शब्दों में, क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों केसेस में सेम होगा? नहीं, इस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग होगा। असल में यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पिछले वाले से ज्यादा होगा। तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं? हम कह सकते हैं कि लाइट रे की रिफ्रैक्शन मीडियम के मटेरियल पर निर्भर करती है जिसपे लाइट इंसिडेंट होती है। लेकिन रुकिए, स्पीड में बदलाव के कारण लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? और ये परपेंडिकुलर रे रिफ्रैक्शन के बाद अपनी दिशा क्यों नहीं बदलती? हम जानते हैं आप इनके आंसर्स जानने के लिए उत्सुक होंगे। स्पीड में बदलाव से लाइट की दिशा में बदलाव कैसे आता है? हमने आपसे कहा था कि हम इसे एनालॉजी की मदद से समझेंगे। तो कुछ मिनटों के लिए लाइट से संबंधित हमने आपसे जो भी कहा था उसे भूल जाइए और हम जो दिखाने वाले हैं उस पर ध्यान दें। ये एक शॉपिंग कार्ट है जिसके घूमने वाले पहिए हैं। मान लीजिए कि हम इस कार्ट को सड़क से घास पर लेकर जाना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम इसे पुश करेंगे या इस पर फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए कि हम इस पर पूरी यात्रा में एक कांस्टेंट फोर्स लगाते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम इसे कंक्रीट सड़क से घास पर चलाते हैं तो क्या होता है। आप क्या देख सकते हैं? जैसे ही कार्ट के पहिए घास पर आते हैं तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। कार्ट की स्पीड कंक्रीट सड़क के मुकाबले में घास पर बहुत कम है और इस कम स्पीड का कारण स्पष्ट है। घास कंक्रीट की सड़क के मुकाबले कार्ट के मोशन को ज्यादा रेजिस्टेंस देता है। यहां हम कंक्रीट की सड़क को और घास को दो अलग अलग मीडिया मान सकते हैं जिससे कार्ट गुजरती है। नोट कीजिए कि दोनों ही मीडिया में कार्ट की दिशा समान है। हम लाइट को इसी तरह से सोच सकते हैं। ऐसा ही कुछ होता है जब लाइट परपेंडिकुलर ट्रैवल करती है एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम से एक ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम लाइट के फ्लो को रेजिस्टेंस देता है और इसलिए इसकी स्पीड कम हो जाती है, हालांकि इसकी दिशा नहीं बदलती है। चलिए हमारे कार्ट वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। चलिए देखते हैं कि क्या होगा जब कार्ट एक घास वाली सरफेस पर एक एंगल पर प्रवेश करती है और हम मूवमेंट को बहुत ही आराम से देखेंगे। जैसे ही कार्ट घास की सरफेस पर इस एंगल पर प्रवेश करती है, इसका राइट पहिया पहले प्रवेश करता है और जैसे ही ये यहां प्रवेश करती है ये धीमी हो जाती है। दोनों ही पहिए अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं। क्योंकि लगाई हुई फोर्स स्थिर है तो ये कार्ट को राइट की ओर थोड़ा मोड़ देगी। कार्ट अपनी दिशा बदल देगी और उसी दिशा में चलती रहेगी, यानी कि दिशा बदल जाती है। चलिए अब हम सरफेस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। हम देख सकते हैं कि कार्ट ने नॉर्मल की ओर टर्न ले लिया है। अगर सरफेस नहीं बदलती तो कार्ट इसी दिशा में चलती रहती, लेकिन क्योंकि सरफेस बदल गई है कार्ट के मूवमेंट की दिशा भी बदल गई है। बीम का वो हिस्सा जो ऑप्टिकल मीडियम में पहले प्रवेश करता है वो धीमा हो जाता है और पूरी बीम को नॉर्मल की दिशा में मोड़ देता है। अब चलिए हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। लाइट की दिशा कैसे बदलेगी जब वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम तक प्रवेश करती है? चलिए एनिमेशन को धीरे धीरे देखते हैं। जैसे ही कार्ट अपनी मूवमेंट शुरू करती है, राइट पहिया बाउंड्री पर पहले पहुंचता है और कंक्रीट पैच में प्रवेश करने के बाद इसकी स्पीड बदल जाएगी। क्या ये बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये बढ़ जाएगी। ये इसलिए क्योंकि कंक्रीट की सड़क पर फ्रिक्शन कम है। तो अब ये पहिया ज्यादा स्पीड से चलेगा, लेकिन इसके पास वाला पहिया अभी भी घास पर धीमी स्पीड से चल रहा है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड में बदलाव के कारण कार्ट इस दिशा की ओर मुड़ जाएगी। अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें तो आप देख सकते हैं कि इस केस में ये नॉर्मल से दूर जा रही है। अगर सरफेसेस सेम होते तो ये इस दिशा में जाती, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग हैं कार्ट की दिशा और स्पीड दोनों ही बदल जाते हैं। एक आखिरी सवाल जिसका जवाब आप जानते होंगे। क्या होगा अगर कार्ट कंक्रीट पर कुछ ऐसे प्रवेश कर रही हो तो सरफेस को परपेंडिकुलर? जी हां, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। तो अगर लाइट एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम में एक परपेंडिकुलर तरीके से प्रवेश करती है तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी लेकिन उसकी दिशा नहीं बदलेगी। चलिए अब देखते हैं कि एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि एक रिफ्रैक्टिव मीडियम किस हद तक लाइट की स्पीड और उसकी दिशा को बदलता है। आसान शब्दों में कहें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड की तुलना करता है। जब लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है उसकी स्पीड बदल जाती है। मान लीजिए कि मीडियम 1 में उसकी स्पीड v1 है और मीडियम 2 में v2। अब हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्टिव मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करनी है, तो हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 का रेशियो लेंगे। ये रेशियो हमें दोनों मीडियम्स में लाइट की स्पीड की तुलना करने में मदद करेगा, लेकिन इसे आप बहुत अच्छे से समझें। ये रेशियो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 की तुलना में क्या है ये बताता है।
यहाँ मीडियम 1 इंसिडेंट मीडियम है और मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा रिफ्रैक्टिव मीडियम के लिए होता है इंसिडेंट मीडियम की तुलना में। हम इसे कैसे डिनोट करते हैं? इसे n लेटर से डिनोट करते हैं और बेस में 2 1 लिखते हैं। इसे ऐसे बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। चलिए अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की पॉसिबल वैल्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला केस है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होता है और दूसरा केस जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम। लेकिन 1 के बराबर क्यों नहीं? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर होगा इसका मतलब लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, इसलिए ये 1 से या तो ज्यादा या तो 1 से कम ही होगा। लेकिन चलिए एक स्पेशल केस की बात करते हैं जब मीडियम 1 वैक्यूम होगा। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लेकिन हमें वैक्यूम में लाइट की स्पीड की वैल्यू पता है और वो क्या है? लगभग 300 मिलियन मीटर्स पर सेकेंड। इसके बारे में ऐसा क्या खास है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। उसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसके बेस में रिफ्रैक्टिव मीडियम का नाम लिखते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव मीडियम पानी है तो उसे n और बेस में वाटर ऐसे लिखा जाता है। ज्यादातर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम की तुलना में ही होता है। ये रहा टेबल जो दर्शाता है कई मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज को वैक्यूम की तुलना में। आपने कुछ नोटिस किया? पहले तो ये कि सभी मटेरियल मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा है। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है क्योंकि लाइट की स्पीड वैक्यूम की तुलना में किसी भी मटेरियल मीडियम में कम होती है। दूसरा, ये हमें किसी भी दो मीडियम्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तुलना करने में मदद करता है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसका मतलब लाइट की स्पीड उसमें कम है। चलिए टेबल में से कोई भी दो मटेरियल मीडियम लेते हैं, जैसे कि डायमंड और आइस। हम देखते हैं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आइस से बहुत ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? यह बताता है कि लाइट की स्पीड आइस की तुलना में डायमंड में ज्यादा घटती है। इसका मतलब आइस की तुलना में वैक्यूम से लाइट डायमंड की तरफ ज्यादा बेंड होती है। क्या होता है जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के सरफेस पर इंसिडेंट होती है? एक ग्लास स्लैब को कंसिडर करते हैं और मान लेते हैं कि एक लाइट की पतली बीम उसके एक साइड पर इंसिडेंट होती है। लाइट की बीम ऑब्जेक्ट द्वारा पार्शियली रिफ्लेक्ट होती है, पार्शियली रिफ्रैक्ट होती है और पार्शियली एब्जॉर्ब भी होती है। हमने पहले ही रिफ्लेक्शन के लॉज के बारे में डिस्कस किया है। पहला लॉ कहता है कि लाइट रे जो इंसिडेंट होती है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है जिससे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक समान होते हैं। और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सभी एक प्लेन में होते हैं। रिफ्लेक्शन की तरह ही रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉज हैं। रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन लाइट की दिशा में बदलाव है जो उसकी स्पीड में बदलाव के कारण होता है जब लाइट दो मीडियम की बाउंड्री से गुजरती है। रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं, उनमें से पहला वाला और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा लॉ सेम है। मान लीजिए कि लाइट मीडियम 1 से दूसरे मीडियम 2 में ट्रैवल करती है जो मीडियम 1 से ऑप्टिकली डेंसर है, तो इसकी स्पीड मीडियम 2 में कम हो जाती है और वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। रिफ्रैक्शन का पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर नॉर्मल सभी सेम प्लेन में होते हैं। दूसरे लॉ को स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। स्नेल्स लॉ हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्शन एंगल्स और रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ द मीडिया के बीच का रिलेशन देता है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? यह बताता है कि रिफ्रैक्टिव मीडियम लाइट की स्पीड को किस हद तक बढ़ाएगा या घटाएगा। मैथमेटिकली ये इंसिडेंट मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट और रिफ्रैक्टिव मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है। ठीक है, तो चलिए अब स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। सरल शब्दों में यह हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो सेकेंड मीडियम और फर्स्ट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर है। अब राइट में जो टर्म्स हैं उनको देखिए। ये लाइट के एक कलर और दिए गए मीडिया के पेयर के लिए कांस्टेंट होता है। ये स्नेल्स लॉ का बेसिक आइडिया है। ये इंसिडेंट मीडियम में लाइट की स्पीड और रिफ्रैक्टिव मीडियम में लाइट की स्पीड के रेशियो के समान है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि साइन आई ओवर साइन आर V1 ओवर V2 है। स्नेल्स लॉ हमें यह बताता है कि ये रेशियो कांस्टेंट है और ये मीडियम 2 और मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो के बराबर है, और ये मीडियम 1 में लाइट की स्पीड और मीडियम 2 में लाइट की स्पीड के रेशियो के भी बराबर है। और ये सेम है मीडियम 2 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम 1 के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेशियो से। क्या आपने कभी सोचा है बाइनोक्यूलर्स के सामने लगे दो ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या हैं जिनके कारण चीजें जो दूर हैं करीब दिखाई देती हैं?
बहुत ही छोटी चीज़ें देखने के लिए या छोटे साइज के फॉन्ट को पढ़ने के लिए हम क्या चीज़ है जो यूज़ करते हैं? हम चश्मा क्यों पहनते हैं? चश्मों में क्या यूज़ होता है? इन सब क्वेश्चंस का आंसर एक वर्ड है, लेंस। बाइनोक्यूलर्स में जो दो लेंसेज हैं उनके कारण दूर की चीज़ें हमें नज़दीक दिखाई देती हैं। हम छोटी चीज़ों को देखने के लिए मैग्नीफाइंग लेंस यूज़ करते हैं और उसमें एक लेंस होता है। और यहाँ दो तरह के लेंसेज हैं जो चश्मों में यूज़ होते हैं। अगर किसी को मायोपिया या नियर साइटेडनेस है तो वो ऐसा चश्मा पहनता है जिनमें कॉनकेव लेंसेज हों, और अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस हो तो वो ऐसा चश्मा पहनते हैं जिनमें कॉन्वेक्स लेंसेज हों। लेंसेज कैमराज और टेलीस्कोप्स में भी यूज़ किए जाते हैं। तो लेंस क्या है? आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो लाइट को किसी पैटर्न में बेंड करती है। वैसे यहाँ दो तरह के लेंसेज हैं, सिंपल लेंसेज और कॉम्पाउंड लेंसेज। फिलहाल हम सिर्फ सिंपल लेंसेज में इंटरेस्टेड हैं। एक सिंपल लेंस कैसी दिखती है? एक सिंपल लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जो दो सर्फेसेस से बाउंडेड होती है। एक सर्फेस स्फेरिकल होती है और दूसरा या तो स्फेरिकल या तो फिर प्लेन हो सकती है। चलिए अब हम आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि कितने तरह के लेंसेज होते हैं? यहां 6 तरह के सिंपल लेंसेज हैं। जी हां, 6। और ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ये हैं अलग अलग तरह के लेंसेज। जो दो लेंसेज हम इस कोर्स में कवर करेंगे उन्हें बाइकॉन्वेक्स और बाइकॉन्केव लेंसेज कहते हैं। दोनों लेंसेज दो ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल सर्फेसेस से बाउंडेड हैं, इसलिए बाय वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब दो होता है। एक और तरीका जिससे हम एक कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बीच का फर्क बता सकते हैं वो ये है कि एक कॉन्वेक्स लेंस सेंटर में मोटा होता है और एजेस में पतला होता है, जबकि कॉन्केव लेंस एजेस से मोटा और सेंटर में पतला होता है। हम ये लेंसेज क्यों यूज करते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर बाइनोक्यूलर्स और मैग्नीफाइंग ग्लासेस में यूज होता है। लेकिन लेंस काम कैसे करता है? लेंस का मेन पर्पस है लाइट को कुछ पैटर्न में रिफ्रैक्ट करना। आमतौर पर दो पैटर्न्स होते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर हम एक स्क्रीन इस लोकेशन पर रखते हैं तो इमेज उस स्क्रीन पर बनती है। क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस सभी लाइट रेज को एक सिंगल पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, हम इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। और कॉन्केव लेंस के बारे में क्या? ये लाइट रेज को कैसे रिफ्रैक्ट करता है? चलिए अब कॉन्केव लेंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम ये सभी रेज को पीछे की ओर एक्सटेंड करें तो ये सब इस पॉइंट पर मिलेंगे। इस पॉइंट पर एक वर्चुअल इमेज बनती है। तो इस तरह से कॉन्केव लेंस रेज ऑफ लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं। ये एक पॉइंट से आने वाली सारी लाइट को डाइवर्ज करता है, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। चलिए इन दोनों लेंसेज को साइड बाय साइड देखते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी लाइट रेज को कन्वर्ज करता है और कॉन्केव लेंस पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली सभी लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। कॉन्वेक्स लेंस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की रेज को कन्वर्ज करते हैं और कॉन्केव लेंस एक पॉइंट ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट की रेज को डाइवर्ज करते हैं। और अगर हम इन रेज को पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये सभी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं। इमेजेस इन पॉइंट्स पर बनती हैं जहां ये लाइट की रेज इंटरसेक्ट होती हैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में एक रियल इमेज बनती है और कॉन्केव लेंस के केस में एक वर्चुअल इमेज बनती है। अब हम इन कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंसेज से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। एक चीज याद रखिए कि मिरर से बनी इमेज लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण थी, जबकि लेंसेज से बनी इमेज लाइट के रिफ्रैक्शन के कारण है। क्या आप टेबल में C, F और P टर्म्स देख सकते हैं? खैर, ये मिरर्स के पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फोकल पॉइंट क्या है? ये सिर्फ O और C का मिड पॉइंट नहीं है। एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये स्पेस में वो पॉइंट है जहां प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ट्रैवल करने वाली सभी रेज रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम कुछ रेज प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल बनाएं तो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ये सेम पॉइंट पर मिलेंगी और ये पॉइंट और कुछ नहीं, लेंस का फोकल पॉइंट है। एक लेंस के दो फोकल पॉइंट्स होते हैं। अगर पैरेलल रेज ऑपोजिट दिशा में आ रही हैं तो वो इस प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज होंगी। तो कॉन्केव लेंस का क्या? ये समान है। डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रेज एक कॉन्केव लेंस पर इंसिडेंट है तो रिफ्रैक्शन के बाद ये डाइवर्ज होंगे। डाइवर्जेंस का मतलब एक दूसरे से दूर जाना। लेकिन अगर हम इन रेज को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये सभी फोकल पॉइंट पर मिलती हैं। हम एक आखिरी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वास्तव में ये एक अजम्पशन है जो हम कर रहे हैं। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस के अपर्चर से बहुत बड़ा होता है। अपर्चर लेंस की वो ओपनिंग है जिससे लाइट लेंस में प्रवेश करती है।
हमारे लेंस की स्फेरिकल सरफेस सभी तरह से ट्रांसपेरेंट है, लेकिन हम लाइट को लेंस में प्रवेश करने से कोई ओपेक चीज को लेंस के एक हिस्से पर रखकर कंट्रोल कर सकते हैं। मैथमेटिकली ये अपर्चर, ये लेंथ है। इसे लेंस की लेंथ या लेंस के पार्ट की लेंथ जहां से लाइट पास हो सकती है कह सकते हैं। तो हमारा अजम्पशन यहां यह है कि लेंस का अपर्चर लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर से बहुत छोटा होता है। यहां एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एक 3D ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे दिखती है अगर ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच है। इमेज साइज में बड़ी है और इन्वर्टेड है। ये इमेज वास्तव में एक रियल इमेज है क्योंकि ये इन्वर्टेड है और ये लेंस के दूसरी तरफ 2f2 के पार पर बनी है। क्या होगा अगर हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल दें? तो क्या होगा अगर हम इसे 2f1 पर रख दें? इमेज कुछ इस तरह दिखेगी। नोटिस कीजिए कि इसका साइज ऑब्जेक्ट के समान ही है, लेकिन यह अभी भी इन्वर्टेड है और इमेज की पोजीशन भी बदल गई है। अब ये दूसरी तरफ एग्जैक्टली 2f2 पर बनी है। इमेज मिरर से उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर दूसरे साइड पर ऑब्जेक्ट है मिरर से। ठीक है, तो इन दो एग्जाम्पल से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? एक चीज जिसके बारे में हम श्योर हो सकते हैं कि जब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते हैं तब इमेज की प्रॉपर्टीज भी बदल सकती हैं। इमेज का साइज, पोजीशन और नेचर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बदलने से बदल जाते हैं। हमने ये दोनों केसेस कवर कर लिए हैं और अब हम दूसरे केसेस की ओर बढ़ सकते हैं। ये सभी रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स लेंस से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए सभी प्रॉपर्टीज को जल्दी से दोहराते हैं। जब ऑब्जेक्ट f1 और o के बीच में होता है तो उसकी इमेज इनलार्ज्ड होती है, लेकिन नेचर में वर्चुअल होती है। जब ऑब्जेक्ट f पर होता है तो इमेज ज्यादा इनलार्ज्ड होती है। हम अज्यूम करते हैं कि रिफ्रैक्टेड रेज इन्फिनिटी पर मिलते हैं क्योंकि ये पैरेलल हैं। अब आगे क्या? जब ऑब्जेक्ट 2f1 और f1 के बीच में होता है तो इमेज रियल होती है और उसका साइज कम हो जाता है। हालांकि ऑब्जेक्ट की साइज की तुलना में फिर भी बड़ी होती है और इमेज 2f2 के पार बनती है। जब ऑब्जेक्ट 2f1 पर होता है तो इमेज 2f2 पर बनती है और उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के समान होता है। अगर ऑब्जेक्ट 2f1 के पार हो तो इमेज का साइज और घट जाता है और जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा दूर हो तो इमेज लगभग पॉइंट साइज हो जाती है। उसी तरह हम कॉन्केव लेंस से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। नोटिस कीजिए कि इमेज को क्या होता है जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर हो जाता है। आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन के लिए जो इमेज बनती है वो हमेशा छोटी, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इमेज की पोजीशन को भी देखिए, ये हमेशा f1 और o के बीच में ही बनती है। चाहे हम मिरर से कितना भी दूर क्यों ना चले जाएं, इमेज हमेशा f1 और o के बीच में ही बनेगी। क्योंकि टेबल में पहले 5 केसेस सामान्य हैं, चलिए इस पहले कॉलम के राइट की ओर के सिर्फ 2 कॉलम्स को यूज करते हैं, इमेज की पोजीशन, साइज और स्वभाव। पहले 5 केसेस के लिए जो इमेज बनती है वो f1 और o के बीच में ही होगी और इसका साइज छोटा होगा और इसका स्वभाव वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इन सब 5 केसेस के लिए ये प्रॉपर्टीज कॉमन हैं। खैर, एक ऑब्जेक्ट के लिए जो इन्फिनिटी पर रखा हो, हम सभी रेज जो लेंस तक पहुंचती हैं उन्हें एक दूसरे से पैरेलल कंसिडर करते हैं। ये रेज रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज होती हैं, लेकिन जब हम इन रेज को पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये एक सिंगल पॉइंट पर मिलती हैं और इस पॉइंट को क्या कहा जाता है? जी हाँ, इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। हमारे केस में ये प्रिंसिपल फोकस है। हालांकि ये हर बार नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जब पैरेलल रेज इस दिशा में ट्रैवल करती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि रेज इस पॉइंट से आ रही हैं, जो कि फोकस है, लेकिन प्रिंसिपल फोकस नहीं है। ये इमेज भी वर्चुअल और इरेक्ट है और क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट पर बनती है, इसका साइज बहुत ही छोटा है। चलिए अब टेबल पर वापस चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज फोकस पर बनती है। इमेज पॉइंट साइज होती है और ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है। ठीक है, तो ये एक कॉन्केव लेंस द्वारा बनी इमेज की प्रॉपर्टीज थी। अब तक हम स्फेरिकल लेंसेज से बनी इमेजेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे थे। कुछ समय लें और उन प्रॉपर्टीज को दोबारा देखें। उनमें से इमेज की पोजीशन स्पेस में एक प्रॉपर्टी है। इन टेबल से हम देख सकते हैं कि इमेज की पोजीशन बदल जाती है जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलती है। चलिए पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये लेंस इक्वेशन है 1/f 1/v माइनस 1/u के समान है। इस इक्वेशन में 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। u लेंस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, v लेंस से इमेज के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और f फोकल लेंथ है। इसे समझने के लिए चलिए एक कॉन्वेक्स लेंस का केस कंसिडर करते हैं जहां ऑब्जेक्ट 2f1 के पार रखा है। तो यहां f क्या होगा?
ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर O और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस f के समान होगा और ये डिस्टेंस u होगा और ये v होगा। ये लेंस इक्वेशन सभी स्फेरिकल लेंसेज और ऑब्जेक्ट की कोई भी पोजीशन के लिए वैलिड है। यहाँ कुछ साइन कन्वेंशंस हैं जो हमें फॉलो करने होंगे इसे यूज करने से पहले। हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, वो ये रहे। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट की ओर रखा जाता है। डिस्टेंसेस हमेशा पोल से मेजर किए जाते हैं। राइट की ओर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं और लेफ्ट की ओर के नेगेटिव हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंसेस पॉजिटिव हैं और उसके नीचे वाले नेगेटिव हैं। और हम ऑप्टिकल सेंटर के राइट और लेफ्ट की ओर क्या मेजर करते हैं? जी हाँ, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन। लेकिन फर्स्ट साइन कन्वेंशन के अनुसार ऑब्जेक्ट हमेशा ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट की ओर रखा जाता है। इसका मतलब कि लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव या नेगेटिव होना उसकी पोजीशन पर निर्भर करता है। लेकिन फोकल लेंथ का क्या? ठीक है, तो फोकल लेंथ लेंस के दोनों साइड्स पर मेजर की जा सकती है, राइट? क्या ये दोनों साइड्स के लिए सेम है? जी हाँ, लेंथ दोनों साइड्स पर सेम है। इस वजह से यहाँ फिफ्थ रूल है जो हमें लेंस के फोकल लेंथ के साइन कन्वेंशन के बारे में बताता है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसीडर की जाती है और कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव की जाती है। तो ये थे 5 साइन कन्वेंशंस जो हम लेंस इक्वेशंस के लिए यूज करते हैं। हम जानते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज से बनी इमेज की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार बदल जाती हैं। इनमें से एक प्रॉपर्टी जो बदलती है वो है इमेज का साइज। लेकिन अगर हम इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करें तो हमारे पास एक टर्म है जो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ रिलेट करता है, और इसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जो एक लेंस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसे साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसे m से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली हम इसे m इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज ओवर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे रे डायग्राम में इमेज और ऑब्जेक्ट के साइजेस और कुछ नहीं लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं, तो इसका रेशियो और कुछ नहीं लेकिन hi ओवर ho है, जहां hi और ho इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं। क्या होगा अगर लाइट की रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हों? जी हाँ, ये सभी फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। चलिए अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जो पिछले वाले से बीच में ज्यादा मोटा है। इसके प्रिंसिपल फोकाई यहां स्थित हैं। अब क्योंकि लेंस मोटा है, इस दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ पहले वाले से कम होगी। क्या होगा अगर लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हैं इस दूसरी लेंस पर इंसिडेंट हों? कुछ खास नहीं, वो भी फोकल लेंथ पर कन्वर्ज होंगी। लेकिन दोनों केसेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया? दूसरे लेंस में लाइट रेज पहले केस के मुकाबले में ज्यादा बेंट होती हैं। जी हां, दूसरे केस में लाइट ज्यादा डेविएट होती है। ऐसा ही कुछ कॉनकेव लेंस के लिए भी होता है, सिर्फ इतना ही कि रेज यहां डाइवर्ज होंगे। अगर हम दो कॉनकेव लेंसेज लेते हैं जिनमें से एक दूसरे वाले से ज्यादा मोटा है, तो लेंस जो ज्यादा मोटा है वो रेज को ज्यादा बड़े एंगल से बेंड करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए अब लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं। लेंस की पावर एक डिग्री है जिससे लेंस लाइट को डिविएट करता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किस पर डिपेंडेंट है? जी हाँ, लेंस की पावर एक लेंस की फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेंस की थिकनेस पर डिपेंडेंट है। और वो रिलेशन क्या होगा? खैर, हमने देखा कि जब फोकल लेंथ कम होती है लेंस लाइट को बड़े एंगल से डिविएट करती है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी डिविएशन उतनी ही ज्यादा होगी। उसी तरह फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी डिविएशन उतनी ही कम होगी। तो क्या अब आप हमें ये रिलेशन बता सकते हैं? जी हाँ, एक लेंस की पावर लेंस के फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल है, P इक्वल टू 1 ओवर F। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेंस के फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी SI यूनिट डायोप्टर है और इसे D से डिनोट किया जाता है, और इस फॉर्मूला में F फोकल लेंथ है मीटर्स में। एक और चीज है कि कॉनकेव लेंस की पावर को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है।